तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य की क्लास 1 में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसके इतिहास के बारे में, जो कि आपके एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 का पहला जो पेपर है वह यही होने वाला है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है विद्यापति के 20 पद, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट में है। विद्यापति के 20 पद हमारी फर्स्ट यूनिट में दिए गए हैं पेपर 1 की। और दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा जो स्टडी का तरीका रहेगा वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो हमारा पहला पद है, जो पहला पद रहेगा वो पूरा नोट्स के साथ आपको समझाया जाएगा, और इसके बाद जो बाकी के पद रहेंगे वो आपको पीडीएफ द्वारा समझाए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पद से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, जैसे कि विद्यापति के पद हैं तो फिर पदों का संदर्भ करना है, प्रसंग एक प्रकार से व्याख्या, और लास्ट में अपन लिखेंगे उसमें विशेष क्या है। और साथ ही अपन देखिए, क्योंकि 20 पद करने हैं अपन को एक ही वीडियो में, तो ये काफ़ी मतलब कठिन हो जाता और इतना सारा लिखना भी पड़ता, इसलिए देखो आपको कम समय भी लगेगा, और मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। तो यार आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं विद्यापति का पहला पद। तो दोस्तों हमारा पहला पद है, नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयाल मातल नव अलिकूल, बेहरई नवल किशोर कालिंदी पुलिन कुंज नव सोवन नव नव प्रेम विभोर, नवल रसाल मुकुल मधुमातल नव कोकिल कुलगांव, नव युवतीगढ़ चित उमतायल नव रस कानन घाव, नव युवराज नवल नव नागरी मीले नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माथी। तो वैसे मैंने आपको ये पूरा आइडिया बता दिया कि इस प्रकार से हमारा ये पहला पद है विद्यापति का। अब सबसे पहले देखो व्याख्या हम करेंगे, इसी को पढ़ के एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक शब्द का मतलब बताते जाएंगे, तो आप समझ लोगे कि व्याख्या किस प्रकार से है। लेकिन उससे पहले यदि आप लिखेंगे, आपके प्रश्न आएगा कि नव वृंदावन इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद विद्यापति ठाकुर जी द्वारा रचित है, और इसके साथ अपन प्रसंग लिखेंगे। तो इस पद में बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है। और अब अपन करते हैं इस पद की व्याख्या। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे या एक एक शब्द और आपको बताते चलेंगे। नव वृंदावन यानी कि वृंदावन नया है। नव नव तरुगढ़, तरु मतलब होता है पेड़। नव नव विकसित फूल, यानी कि विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में वृंदावन में नव नव तरुगढ़, नवीन पेड़ों में नए नए फूल, नव नव विकसित फूल, नए नए फूल खिले हैं। नवल वसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल, यानी कि नया बसंत है और इसी रंगीली बसंत ऋतु में सुंदर मलयानिल, देखो मलयालम बोलते हैं अपन, दक्षिण को जो क्षेत्र है उसको अपन मलयालम बोलते हैं, और अनिल मतलब होता है हवा। तो बसंत ऋतु में सुंदर दक्षिण की हवाएं चल रही हैं। मातल यानी होता है मतवाला। नव अलिकूल, अलिकूल होता है एक प्रकार से भौरा बोलते हैं अपन, भौरे को अलिकूल बोलते हैं, अली बोलते हैं। बहरई नवल किशोर, यानी कि जो हमारे कान्हा जी हैं वो विहार कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर घूम रहे हैं। कालिंदी, कालिंदी यमुना को यहाँ पर कहा गया है। पुलिन कुंज नव शोभन, कालिंदी यमुना नदी भी काफ़ी ज़्यादा शोभित हो रही है बसंत ऋतु के समय पे। नव नव प्रेम विभोर, और नया नया प्रेम उमड़ रहा है। इस प्रेम का मतलब वातावरण से है, ठीक है, वन कुंजों का जो वातावरण है यमुना तट पर, उस प्रकार से ये इस प्रेम का अर्थ वही है। नवल रसाल मकुल मधुमातल नव कोकिल कुलगांव, यानी कि नवल रसाल, यहाँ पर रसाल का अर्थ भी एक प्रकार से आम कहा गया है, नया आम। आमों में वो क्या बोलते हैं, अरे यार हमारे यहाँ तो उसकी मतलब झुर्रियाँ टाइप की आ जाती हैं, वो आप लोग जान सकते हो जब छोटे छोटे आम रहते हैं। मुकुल मधुमातल नव कोकिल कुलगांव, नव युवतीगढ़ चित उमतायल नव रसे कानन घाव, यानी कि नवेली युवतियों का मन पागल हो रहा है और वे उमंग से भरकर वनों की ओर दौड़ रही हैं। कानन मतलब होता है वन की ओर दौड़ रही हैं। नव युवराज नवल नव नागरी मीलय नव नव भांति,
और नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माती, यानी कि युवराज कृष्ण नए हैं और युवतियाँ भी नई हैं, तो वे सब नई रीति से खेल रहे हैं, वे सभी नए नए खेल खेल रहे हैं और इन्हें देखकर विद्यापति का मन मतवाला हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रसंग खत्म होता है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर समाप्त होती है। अब बात की जाए कि इस पद में सबसे ज़्यादा विशेष बात क्या है, तो यहाँ पर विशेष है कि बसंत ऋतु में नई प्रकृति की शोभा में नएपन का संचार हो रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यदि एक और विशेषता की जाए तो ये जो पद लिखा गया है ये मैथिली भाषा में पद लिखा गया है, जो कि हमारी संविधान की 22 जो भाषाएं हैं उसमें एकमात्र बोली है जो कि संविधान की भाषाओं में 22 भाषाओं में जोड़ी गई है। तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया है और इसी कारण हमारे जो विद्यापति जी हैं इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद समाप्त होता है। अब आते हैं अपन दूसरे पद पर। तो अब बात करते हैं दूसरे पद की। तो यहाँ पर भी आपको संदर्भ वही लिखना है जो पहले पद में लिखा था, लेकिन दोस्तों आपको दूसरे पद में जो प्रसंग है वहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर सरस रास में विभिन्न वाद्य बजाए जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं और उसी के बारे में ये पद दिया गया है। तो पहले अपन पढ़ते हैं मतलब इस पद को, उसके बाद अपन इसकी व्याख्या करते हैं और अपन दो दो लाइन पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करते जाएंगे। ऋतुपति रति रसिक ब्रजराज, तो यहाँ पर रसिक ब्रजराज यानी कि यहाँ पर कहा गया है श्री कृष्ण को, और ऋतुपति ऋतुओं का पति कौन कहलाता है? बसंत। तो ऋतुपति रति रसिक ब्रजराज रसमय रास रवश रस माज, तो रसमय यानी कि होता है हर्ष और रस यानी होता है प्रेम और माज यानी आप जानते हैं माझा या एक प्रकार से डोर। तो कवि विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत की रात में प्रेम और हर्ष के साथ सरस रास हो रहा है और यहाँ पर रसिक कौन है? श्री कृष्ण जी। रसवती रमणी रतन धनी राई रास रसिक सह रस अबगाई, यानी कि कलावती रमणियों में रत्न स्वरूपा सुंदरी राधा, यहाँ पर रत्न राधा का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है क्योंकि रसवती रमणी, ठीक है। तो कलावती रमणियों में रत्न स्वरूप जो सुंदरी राधा हैं वो कृष्ण के साथ श्रृंगार रस में डूब गई हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की भी बात की गई है। रंगिणी गढ़ रस रंगई नटई और रर रड़ी कंकड़ किंकड़ी रटई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है प्रेम को हर्ष से मनाने वाली सखियों की, जो कि प्रेम में हर्ष मनाने वाली सखियां बड़े ठाट बाट के साथ नाच रही हैं और उनके आभूषण मधुर ध्वनि कर रहे हैं। रही रही राग रचे रसवंत रति रत रागड़ी रमण बसंत, वे रुक रुक कर विभिन्न प्रकार के राग रचती हैं, यानी कि रही रही राग रचे रसवंत यानी कि अलग अलग प्रकार के राग रचती हैं। और सारंगी एकतारा बीड़ा, अब यहाँ पर देखिए रटती रवाव महती कविलास राधा रमण करु मुरली विलास रसमय विद्यापति कविभान रूपन ना जैन भूपति जान, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सारंगी एकतारा बीड़ा इन सभी वाद्य यंत्रों की बात की गई है और ये सभी प्रकार के वाद्य यंत्र यहाँ पर बज रहे हैं और राधा रमण यानी कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि रूप नारायण राजा यानी कि शिव सिंह इसे समझते हैं, जो रूप के नारायण राजा हैं वो मतलब रूप नारायण राजन भूपति जान, तो यहाँ पर जो रूप के नारायण राजा हैं वो इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा विद्यापति का दूसरा पद समाप्त होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विद्यापति के तीसरे पद के बारे में। तो दोस्तों विद्यापति का तृतीय पद अनुखन माधव माधव सुमृते सुंदरी भेली मधाड़ ओनज भाव स्वभाव ही बिसरल अपने गुण लोभधाई माधव अपरूप तोहर स्नेह अपने बिरहे अपन तनु जर्जर जिबे ते भेल संदेह। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पद के तरह ही इस पद की व्याख्या आपको करनी है, यानी कि ये आपका HW होने वाला है और इसकी व्याख्या मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं क्योंकि आपको इस पद की व्याख्या करनी है। तो एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा हर एक शब्द का मतलब आप लोग जानें और उसके बाद इस पद की व्याख्या करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं विद्यापति के चौथे पद के बारे में। तो विद्यापति का चौथा पद है माधव बहुत मिनती करितोई, यानी कि दोस्तों इस पद में मैं सबसे पहले आपको संदर्भ बता दूं तो संदर्भ वही रहने वाला है कि प्रस्तुत पद विद्यापति के पदों से लिया गया है।
यदि बात की जाए इसमें प्रसंग की, तो प्रसंग रहने वाला है यहाँ पर क्या हुआ है कि पूर्ण समर्पण कर ईश्वर की दया की प्रार्थना कर रहे हैं विद्यापति जी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दया की प्रार्थना कर रहे हैं। तो विद्यापति जी कहते हैं माधव बहुत मिनती करूँ तो, मिनती यानी कि विनती। तो विद्यापति जी कहते हैं कि हे कृष्ण मैं तुमसे बहुत प्रार्थना करता हूँ, देह तुलसी तिल देह समर्पण, मैंने तुलसी तिल देकर अपने शरीर तुम्हें, अपना जो शरीर है वो तुम्हें सौंप दिया है। दया जनु छाड़वी मोही, यानी कि मुझ पर सदा दया करते रहना। गण इते दोष गुण लेस न पाओ, यानी कि जब तुम विचार करोगे तो मुझ में कोई दोष नहीं पाओगे। जब तू करब विचार, यानी कि जब भी तुम मुझसे विचार करोगे तो मुझ में कोई दोष नहीं पाओगे। तुहु जगन्नाथ जगते कहा ओसी, जग बाहर मोही ना छाड़, यानी कि तुम जग के स्वामी जगन्नाथ कहलाते हो, अतः मुझे जग से अलग मत करो, मेरे ऊपर दया बनाए रखो। कि मानुष पशु पाखी जन्मिए अथवा कीट पतंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं क्या मैं बार बार मनुष्य पशु पक्षी अथवा कीट पतंग में ही जन्म लेता रहूंगा? मेरा जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। कर्म विपाके गतागत पुन पुन मति रऊ तुए परसंग, वो बने विद्यापति अतिशय कातर तरह इत भव सिंधु, यानी कि ये जो चक्र है वो चलता रहेगा, लेकिन मेरी जो प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि तुम्हारे विषय में लगी रहे, अत्यंत आर्त होकर। तुरई इत भव सिंधु तुए पद पल्लव करी अवलंबन, तिल एक दे दीन बंधु, यानी कि जो यदि बात की जाए यहाँ पर अत्यंत आर्त होकर विद्यापति कहते हैं कि हे दीन बंधु, एक देह दीन बंधु, इस भाव सिंधु को पार करने के लिए तुम्हारे पद पल्लव का अवलंबन करता रहूं, मुझे ऐसा क्षण देते रहो। तो यहाँ पर विद्यापति जी का चौथा पद भी समाप्त होता है। अब दोस्तों बात करते हैं विद्यापति के 5वें पद के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का ये 5वां पद है, और दोस्तों यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है, और प्रसंग में यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी है या रसिक हैं वो पास रहे और बात पूछे तभी ठीक है, ये सखियाँ कह रही हैं, ठीक है, इस बात पर विचार किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या आपको खुद ही करनी है, क्योंकि 3 पदों की व्याख्या मैंने कर दी और 2 पदों की व्याख्या आपको करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास 1 होती है समाप्त। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार देखिए यूजीसी नेट की भी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ आगे चल के, और अभी मैं मतलब यूजीसी नेट की तैयारी में लगा हुआ हूं, तो फिर देखते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट रहने वाला है मेरा दिसंबर को। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।